कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे मन से खेल रहा है। जैसे कोई हमें कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है जो हम खुद नहीं करना चाहते। कई बार ऑफिस में, स्कूल में या यहाँ तक कि अपने घर में भी हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। जैसे हमारे डिसीजंस हमारे नहीं, किसी और के कंट्रोल में हैं। शुरुआत में ये एक कंफ्यूजन लगता है, क्या ये सिर्फ हमारा इल्यूजन है या वाकई में कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है। फिर धीरे धीरे चीजें खुलने लगती हैं। समझ आता है कि ये एक पैटर्न है, और उसी पैटर्न का नाम है डार्क साइकोलॉजी। एक इनविजिबल टेक्निक जो बिना अवेयरनेस के लोगों को अपनी पॉपेट बना देती है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि जितना खतरनाक ये खेल है उससे कई ज्यादा पावरफुल है इसका सोल्यूशन। और सोल्यूशन शुरू होता है एक सही अंडरस्टैंडिंग से। इसी अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक करती है ये किताब, जिसमें छुपे हैं 7 माइंड ओपनिंग चैप्टर्स। और बिलीव मी, हर चैप्टर में एक ऐसा दरवाजा खोलेगा जो आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। पर चैप्टर में जाने से पहले अगर आप ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल किताबों को एक नई सोच और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए बुक्स पल्स से। यहां हम सिर्फ समरीज नहीं देते, हम माइंडसेट बदलने वाली जर्नी सुनाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मन को तोड़ने की कला। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे मन से खेल रहा है। जैसे कोई हमें कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है जो हम खुद नहीं करना चाहते। कई बार ऑफिस में, स्कूल में या यहाँ तक कि अपने घर में भी हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। जैसे हमारे डिसीजंस हमारे नहीं, किसी और के कंट्रोल में है। शुरुआत में ये एक कंफ्यूजन लगता है, क्या ये सिर्फ हमारा इल्यूजन है या वाकई में कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है। फिर धीरे धीरे चीजें खुलने लगती हैं। समझ आता है कि ये एक पैटर्न है, और उसी पैटर्न का नाम है डार्क साइकोलॉजी। एक इनविजिबल टेक्निक जो बिना अवेयरनेस के लोगों को अपनी पपेट बना देती है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि जितना खतरनाक ये खेल है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है इसका सोल्यूशन। और सोल्यूशन शुरू होता है एक सही अंडरस्टैंडिंग से। इसी अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक करती है ये किताब, जिसमें छुपे हैं 7 माइंड ओपनिंग चैप्टर्स। और बिलीव मी, हर चैप्टर में एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। पर चैप्टर में जाने से पहले अगर आप ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल किताबों को एक नई सोच और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए बुक्स पल्स से। यहां हम सिर्फ समरीज नहीं देते, हम माइंडसेट बदलने वाली जर्नी सुनाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मन को तोड़ने की कला। कभी कभी किसी का अपनापन इतना भरोसेमंद लगता है कि हम बिना सवाल किए उस पर विश्वास कर लेते हैं। वो हमें सुनता है, हमारी फीलिंग्स को समझता है और हर बार सही वक्त पर सपोर्ट करता है। ऐसा लगता है जैसे वही अकेला इंसान है जिसे हमारी परवाह है। लेकिन धीरे धीरे वही अपनापन हमें अपने आप पर ही शक करवाने लगता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है। जब कोई आपकी पसंद नापसंद को जानने में दिलचस्पी ले, आपकी बातों को सीरियसली सुने और आपकी जरूरतों को प्रायोरिटी दे, तो हम नेचुरली उससे इमोशनली जुड़ जाते हैं। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। उस केयरिंग बिहेवियर के पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रही होती है, वो धीरे धीरे आपके माइंडसेट को चेंज करने लगती है। आप खुद से सोचते हैं कि डिसीजंस आपके अपने हैं, लेकिन वो पैटर्न्स इतने स्मार्ट होता है कि आपको कभी एहसास तक नहीं होता कि आपने किसी और की बात को अपने थॉट की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक तरह का इमोशनल हैकिंग है, जहां आपकी फीलिंग्स को उस इंसान के पर्पस के लिए शेप किया जाता है। ये सब ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई सॉफ्टवेयर साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करता है, बिना आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ दिखाए। आप सोचते हो सब नॉर्मल है, पर अंदर एक इनविजिबल सिस्टम एक्टिव हो चुका होता है। आपकी प्रायोरिटीज, आपके आइडियाज, आपकी वॉइस सब धीरे धीरे उसके पर्सपेक्टिव में शिफ्ट होती जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई रूल्स नहीं, बस एक सॉफ्ट सी कॉन्वर्सेशन, कुछ इमोशनल जेस्चर्स और टाइम टू टाइम गिल्ट का इंजेक्शन। और आप बिना जाने एक इनविजिबल बाउंड्री में खुद को एडजस्ट करते जाते हो। इससे बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक है, अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस कोई ऐप की तरह इंस्टॉल नहीं होती, इसे डेवलप करना पड़ता है। आपको अपने इमोशंस को स्कैन करना सीखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने मोबाइल में वायरस स्कैन करते हैं। हर बार जब कोई आपकी बातों को ट्विस्ट करे, हर बार जब आपकी वॉइस दबे, तो थोड़ा पॉज लेना सीखिए। खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या ये थॉट वाकई मेरा है या किसी ने बड़ी सफाई से इसे मेरी सोच में सेट कर दिया है। आज की दुनिया में जहां हर दूसरा इंसान स्मार्ट बनना चाहता है, वहां सबसे जरूरी स्किल है अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, अपने अंदर की आवाज को सुनना और ये पहचान पाना कि कौन सा इमोशन आपके रियल सेल्फ से निकला है और कौन सा किसी एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। क्योंकि जो इंसान अपने सोच को बचा लेता है, वो खुद को हर तरह के मैनिपुलेशन से बचा सकता है।
चैप्टर 2, नजरें नहीं खेल खेलता है शब्द। हर इंटरैक्शन में आंखों से ज्यादा ताकत किसी और चीज में होती है, शब्दों में। बहुत से लोग इस टैलेंट को आर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो आपको कुछ ऐसा कह जाते हैं जो दिखने में नॉर्मल लगता है, पर सुनने के बाद आप खुद को डिफेंड करते हुए पाते हो, और वहीं से माइंड की साइकोलॉजी धीरे धीरे बेंड होने लगती है। सोचिए, एक फ्रेंड कैजुअली कहता है कि तुम हर बात को बड़ा बना देते हो। अब चाहे वो बात सीरियस हो या नहीं, आप पॉज कर लेते हो। वो पॉज बस 1 सेकंड का होता है, लेकिन उसी सेकंड में आप खुद पर शक करने लगते हो। वही पॉइंट होता है जहां सेल्फ डाउट क्वाइटली एंट्री करता है। मैनिपुलेटर्स इस चीज को स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हैं। वो ऐसी बातें चुनते हैं जो गिल्ट ट्रिगर करे, जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करे और खुद को जस्टिफाई करने के चक्कर में इमोशनली एक्सपोज्ड हो जाए। इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है रीफ्रेमिंग का, यानी आपकी बातों को उनके ही शब्दों में बदलकर दोबारा आपको सुनाना, ताकि वो उनके पर्पस को सपोर्ट करे। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी से कहा कि आप टायर्ड हैं, तो सामने वाला रिप्लाई करता है, तुम हर वक्त ड्रामा करते हो। अब आप खुद से सवाल करने लगते हो कि क्या मैं सच में ड्रामा कर रहा था? असल में यह मैनिपुलेशन नहीं लगता, पर होता वही है। जब कोई रिपीटेडली आपकी बातों को ट्विस्ट करता है, तो आपकी रियलिटी में क्रैक्स बनने लगते हैं। इस तरह की सिचुएशन से खुद को स्ट्रांग रखने के लिए अवेयरनेस से ज्यादा जरूरी होता है इमोशनल अलाइनमेंट। आपको अपने रिएक्शंस का ओनरशिप लेना सीखना होगा। हर बार जब कोई आपके वर्ड्स को क्वेश्चन करे, तो उस समय खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। खुद से साइलेंटली एक बात कहिए कि आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं, भले ही कोई और उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। और यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर बात पर रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं होती। कभी कभी सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है रिस्पॉन्ड ना करना। यह साइलेंस सामने वाले की स्ट्रैटेजी को ब्रेक कर देता है। अब जब आप फ्यूचर में किसी को ऐसे बोलते हुए सुने जो आपकी एक्सप्रेशंस को एग्जैजुरेट करके पेश करें, तो वहां अलर्ट होना सीखिए। सब कुछ फेस पर नहीं लिखा होता। कई बार मैनिपुलेशन की सबसे गहरी परतें वही होती हैं जो सीधे सुनाई देती हैं। जब आपकी माइंडसेट क्लियर होती है और आप अपने इमोशंस को सही जगह पर रख पाते हो, तभी आप ऐसे शब्दों के ट्रैप से खुद को दूर रख पाते हो। ये आर्ट एक दिन में नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिस से ये स्किल बन जाती है। चैप्टर 3, चेहरे की मासूमियत के पीछे की स्क्रिप्ट। कभी कभी कुछ लोग इतने काम और ट्रस्टवर्दी रखते हैं कि उनका एक हल्का सा मुस्कान भी दिल को रिलैक्स कर देता है। उनकी बातें इतनी क्लियर और स्मार्ट होती हैं कि हम उनके कहे पर बिना दोबारा सोचे भरोसा कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी मूवी के आइडियल कैरेक्टर जैसा है, जिसमें कोई गलती नहीं, कोई सेल्फिशनेस नहीं, बस प्योर ऑनेस्टी। लेकिन इसी इल्यूजन के पीछे एक इनविजिबल रियलिटी छिपी होती है। जब कोई इंसान हर बात पर लॉजिक से बात करे, कभी अपसेट ना हो, हमेशा कॉन्फिडेंट और इमोशनली बैलेंस्ड दिखे, तो वहां थोड़ी अवेयरनेस रखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि रियल इंसान गलती करता है, कभी कभी कंफ्यूज्ड भी होता है, लेकिन जो हर वक्त परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा हो, वहां कुछ ना कुछ स्क्रिप्टेड जरूर होता है। मैनिपुलेशन का सबसे डेंजरस तरीका यही होता है, जहां सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और टोन सब एक तरह की लेयर बनाते हैं। ये लेयर सामने वाले को इमोशनली कंफर्टेबल फील कराती है, ताकि वो किसी भी बात को इजीली एक्सेप्ट कर सके। अब इमेजिन करो, कोई रिपीटेडली आपको सजेस्ट करे कि आपकी चॉइसेस हर बार सही नहीं होती। वो ये बात इतने काम अंदाज में बोलेगा कि आपको लगेगा वो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी बातों पर डिपेंड करने लगते हो और एक दिन आप खुद अपनी थिंकिंग पर भरोसा करना बंद कर देते हो। ये इमोशनल डिपेंडेंसी एक इनविजिबल कंट्रोल सिस्टम जैसा होता है, जो बिना किसी आर्ग्यूमेंट या प्रेशर के काम करता है। आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। इससे खुद को प्रोटेक्ट करने का सबसे सही तरीका है पैटर्न को पकड़ना। अगर कोई हमेशा आपको गिल्ट फील कराता है, अगर हर सिचुएशन में आप ही सॉरी कह रहे हो, और अगर कोई बार बार आपके डिसीजंस को क्वाइटली क्वेश्चन करता है, तो वहां पॉज लेना जरूरी हो जाता है। हर कॉन्वर्सेशन में ऑनेस्टी नहीं होती और हर स्वीट बिहेवियर के पीछे इंटेंशन प्योर नहीं होता। इसलिए परफेक्ट दिखने वाले लोगों को भी इंसान की तरह देखना जरूरी है, फ्लॉज और इमोशंस के साथ। वरना एक दिन आप किसी की बनाई हुई स्टोरी में खुद को मेन कैरेक्टर के तौर पर फंसा हुआ पाओगे, पर वो स्टोरी आपकी अपनी नहीं होगी। चैप्टर 4, प्यार का जाल या कंट्रोल का ट्रैप। किसी रिलेशनशिप की शुरुआत में जब सब कुछ नया होता है, तब हर मैसेज स्पेशल लगता है और हर कॉल किसी फेस्टिवल जैसा। लेकिन धीरे धीरे जब उस प्यार में बाउंड्रीज की जगह रूल्स आने लगे, जब केयर के नाम पर आपके कंफर्ट को रिप्लेस किया जाने लगे, तो वहां कुछ गड़बड़ होने लगती है। कई बार लोग इमोशनल कनेक्शन को ऐसा शेप दे देते हैं कि वो प्यार नहीं, एक इनविजिबल केज बन जाता है
और ये केज इतना सॉफ्टली बनाया जाता है कि आपको लगता है आप अपनी चॉइस से इसमें रह रहे हो। जब कोई इंसान हर बार कहता है कि वो सिर्फ आपके भले के लिए ऐसा बोल रहा है, तो वहीं से मैनिपुलेशन का फर्स्ट स्टेप शुरू होता है। वो आपके शेड्यूल पर कमेंट्स करता है, आपके फ्रेंड्स को जज करता है, आपकी हॉबीज को टाइम वेस्ट करता है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि वो आपको सिर्फ परफेक्ट देखना चाहता है और आप इस थॉट से टस्ट होकर कॉम्प्रोमाइज करते जाते हो। असल में ये प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जो आपकी ग्रोथ को रेस्पेक्ट करे, जो आपको वो बनने दे जो आप अंदर से हो, ना कि वो जो दूसरा बनाना चाहता है। अगर कोई हर बार आपके एक्शंस को मेजर करता है, आपको जस्टिफाई करने के लिए पुश करता है, तो वहां इंटेंशन केयर का नहीं होता, वहां कंट्रोल की स्मेल होती है। एक हेल्दी कनेक्शन में स्पेस होता है और उस स्पेस को नेगेटिव नहीं समझा जाता। वो एक ब्रीथिंग रूम होता है जहां दो लोग अलग अलग रहते हुए भी साथ होते हैं, जहां डिसीजंस दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं, न कि किसी एक के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अपने आप को खोकर किसी और के हिसाब से जीना लॉन्ग टर्म में सिर्फ इमोशनल डैमेज देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी इनर वॉइस को क्लियरली सुनो और हर बार खुद से ये पूछो कि जो आप फील कर रहे हो, क्या वो रियल है या किसी और की बनाई हुई इल्यूजन का रिजल्ट है। क्योंकि जहां ट्रस्ट की जगह फियर लेने लगे और जहां कंफर्ट की जगह अप्रूवल चाहिए हो, वहां वो कनेक्शन बस एक ट्रैप बन चुका होता है। चैप्टर 5 मास पर्सुएशन और भीड़ का मनोविज्ञान। हर दिन हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ नया देखते हैं, कोई नया फैशन ट्रेंड, कोई वायरल वीडियो या किसी नए प्रोडक्ट की तारीफ। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक ही तरफ जा रही है और अगर हमने फॉलो नहीं किया तो कुछ मिस हो जाएगा। यही इमोशन सबसे आसान रास्ता है मास पर्सुएशन का। मैनिपुलेशन जब सिर्फ एक इंसान तक सीमित ना रहे और पूरे समाज, कल्चर या सिस्टम को टारगेट करने लगे, तब वो साइलेंट फॉर्म में नहीं रहता, वो लाउड होता है, लेकिन इस कदर नॉर्मलाइज हो चुका होता है कि हमें लगता है ये सब खुद की चॉइस है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने किसी ऐप को सिर्फ इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि आपके दोस्तों की टीम उसमें एक्टिव थी, या आपने एक एक्सपेंसिव आइटम सिर्फ इसलिए बाय किया क्योंकि सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड बन चुका था। ये सब डिसीजंस पर्सनल नहीं होते, ये क्राउड साइकोलॉजी का हिस्सा बन जाते हैं। मास पर्सुएशन का सबसे ताकतवर वेपन है रेपिटेशन और एक्सपोजर। जब कोई चीज बार बार आपके सामने आए, चाहे वो न्यूज में हो या किसी इन्फ्लुएंसर की स्टोरी में, तो हमारा सबकॉन्शियस उसे ऑटोमैटिकली सही मानने लगता है और यही ऑटो एक्सेप्टेंस मैनिपुलेशन का शॉर्टकट बनता है। इसीलिए आजकल हर ब्रांड इन्वेस्टमेंट से पहले स्ट्रैटेजी बनाता है कि किस प्लेटफॉर्म पर दिखना है, किन कीवर्ड्स को प्रमोट करना है और किस ऑडियंस की साइकोलॉजी को टैप करना है। ये सब प्लानिंग आपके डिसीजन मेकिंग को सटली डायरेक्ट करता है। इससे खुद को बचाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना होता है। हर बार जब कोई चीज़ अचानक बहुत पॉपुलर लगने लगे, तो ज़रूरी है कि आप उसे एनालाइज करें। क्या ये आपका रियल नीड है या बस इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है? आपसे कोई नहीं कहेगा कि ये करो या वो, लेकिन जब सभी कर रहे होते हैं तो ना कहना सबसे टफ चॉइस बन जाती है। अगर आप अपने माइंडसेट को इतना क्लियर बना सको कि भीड़ में रहते हुए भी अपनी थिंकिंग मेंटेन कर सको, तो आप उस साइकोलॉजिकल ट्रिक से खुद को अलग रख सकते हो जो बाकी लोगों को फॉलो करने पर मजबूर कर रही होती है। हर डिसीजन से पहले सिर्फ एक पॉज काफी होता है ताकि आप चॉइस लें, इन्फ्लुएंस से नहीं बल्कि अवेयरनेस से। चैप्टर 6 एनएलपी और दिमाग से खेलने की तकनीक। कभी कभी बातचीत सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं होती, बल्कि सामने वाले के माइंड को साइलेंटली शेप करने के लिए होती है। और ये काम वर्बल ट्रिक से होता है, जिसे एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स थेरेपी नहीं है, बल्कि एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में इस्तेमाल होने वाली स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, जहां वर्ड्स और टोन का ऐसा इस्तेमाल होता है जिससे आपके थॉट्स बिना आपकी परमिशन के गाइड किए जाते हैं। जैसे कोई कहे, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। ये सेंटेंस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन जैसा लगता है, लेकिन इससे आपके अंदर डाउट का बीज प्लांटेड हो सकता है। और अगर यही बात बार बार सटली दोहराई जाए, तो आप खुद को उस लेबल के साथ देखने लगते हो। ये टेक्निक आपकी आइडेंटिटी को क्वाइटली मॉडिफाई करती है। एनएलपी में सवाल भी एक तरह से ट्रैप बन जाते हैं। जैसे कोई पूछता है, तुम फिर से फेल क्यों हुए? ये पूछना ऑलरेडी अज्यूम करता है कि आपने फिर से फेलियर फेस किया। अब आप खुद को एक्सप्लेन करने में लग जाते हो, बजाय इसके कि उस अजम्पशन को रिजेक्ट करो। ये कम्युनिकेशन का वो पैटर्न है जो माइंड को कंफ्यूजन से भर देता है।
इससे बचने का रास्ता वही है जहां आप अपने माइंड के इंटरनल फिल्टर को स्ट्रांग बनाओ। जब भी कोई वर्ड आपकी इमोशनल एनर्जी को डिस्टर्ब करे तो उस मोमेंट पर रुककर सोचो, क्या यह बात सच है या सिर्फ परसेप्शन है। अपनी डेली वोकैबुलरी में ऐसे वर्ड्स शामिल करना बहुत जरूरी होता है, जैसे रिजल्ट, प्रोग्रेस, कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट और विजन। जब आप अपने गोल्स के लिए इंस्पायर्ड लैंग्वेज का यूज करते हो तो एक्सटर्नल ओपिनियंस का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरे क्या कह रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ये कि आप खुद अपने माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हैं। अगर आप ये सीख जाओ कि हर वॉइस को इक्वली सीरियस ना लो तो आप आसानी से उन टैक्टिक्स से बाहर निकल सकते हो जो आपको क्वाइटली इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। और यही असली अवेयरनेस होती है, अपने अंदर क्लैरिटी बनाना जब बाहर नॉइज बहुत ज्यादा हो। चैप्टर 7, अपनी सोच की रक्षा कैसे करें। किसी भी इंसान की सबसे कीमती चीज उसकी सोच होती है, और जब वो सोच इन्फ्लुएंस होने लगे तो आइडेंटिटी धीरे धीरे गुम हो जाती है। इसी वजह से ये आखिरी चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ बात है सेफगार्ड की। आज के टाइम में जहाँ हर तरफ नॉइज है, कोई आपकी स्क्रीन पर है, कोई आपकी सोच में, वहाँ माइंड को साफ रखना किसी रेयर स्किल से कम नहीं। आपको हर दिन दर्जनों ऐसे इनपुट्स मिलते हैं जो आपको सटली किसी और डायरेक्शन में पुश करते हैं। कभी किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन, तो कभी किसी अननोन यूजर का कमेंट। इससे बचने का मतलब ये नहीं कि आप सबको इग्नोर करो, बल्कि आपको सीखना होता है किसकी बात को कितना स्पेस देना है। जब कोई चीज आपके पर्सनल गोल्स, वैल्यूज या बिलीफ सिस्टम से मैच ना करे तो उसे क्वाइटली रिजेक्ट करना भी एक पावरफुल डिसीजन होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है बाउंड्रीज का बिल्ड होना, और ये बाउंड्रीज इनविजिबल होती हैं। आप किसी से प्यार कर सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो, लेकिन फिर भी खुद की इमोशनल स्पेस को प्रिजर्व कर सकते हो। इसका मतलब है हर बार कॉम्प्रोमाइज ना करना और अपने कॉन्फिडेंस को फीडबैक से सेपरेट रखना। जब आप अपना माइंडसेट साफ रखते हो तो आप किसी की ओपिनियन से डरते नहीं, उल्टा आप उन्हें समझते हो, इवैल्यूएट करते हो और सिर्फ वही चीज एक्सेप्ट करते हो जो आपके ग्रोथ में जेन्युइनली हेल्पफुल हो। हर इंसान के अंदर एक कोर सिस्टम होता है जिसमें उसकी प्रायोरिटीज, इमोशंस और वैल्यूज स्टोर्ड होते हैं। ये वही सिस्टम है जिसे हैकर्स टारगेट करते हैं, कभी गिल्ट से, कभी कॉम्प्लीमेंट से, कभी अर्जेंसी क्रिएट करके। और यही वो जगह है जहां आपको एक इनविजिबल फायरवॉल बनानी होती है। उस फायरवॉल का नाम है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं और किस सिचुएशन में आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, तो आप खुद को उस एग्जैक्ट मोमेंट पर स्टॉप कर सकते हो जहां माइंड स्वे करने वाला होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई थ्योरी नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जब आप खुद के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे खुद की इमोशनल सेफ्टी का फाउंडेशन बना लेते हो, और यही फाउंडेशन आपको उस लेवल तक पहुंचाता है जहां आप खुद से जुड़े डिसीजंस लेते हो, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर, ट्रेंड या टॉक्सिक कमेंट से इंस्पायर होके। हर बार खुद से एक सवाल जरूर पूछिए कि आज जो डिसीजन लिया, क्या वो मेरी रियल थिंकिंग से आया था या किसी क्लेवरली प्लांटेड ओपिनियन का रिजल्ट था। क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स को बचा सको तो आप किसी भी सिचुएशन को वाइजली हैंडल कर सकते हो। तब कोई भी ट्रिक, कोई भी स्ट्रेटेजी आपके अंदर की क्लैरिटी को हिला नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को पहचानने की कहानी नहीं, ये खुद के अंदर एक ऐसी पावर जगाने का रास्ता है जो आपको हर सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग बनाए रखे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और अपने सर्कल में उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ये बातें सुननी चाहिए। कमेंट में ये बताइए कि इस पूरी जर्नी का वो कौन सा पल था जिसने आपके अंदर कुछ बदल दिया। और हाँ, अगर आप बुक्स पल्स पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर जुड़ेंगे एक ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच को एक नए लेवल तक ले जाएगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।